नमो नमः सर्वेभ्यो हरि ओम। आज का पाठ है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक भेद होता है। स्वर संधि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में मैंने आपको संधि के भेद बताए थे। संधि के भेद में आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उसके बाद स्वर संधि के भेद में ही आता है दीर्घ संधि। तो मैं आज ये दीर्घ संधि करा रही हूँ। दीर्घ संधि को हम एक उदाहरण से समझे कि क्या होता है। यहाँ हमने लिखा है पुस्तक जमा आलय। पुस्तक और आलय को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? दीर्घ संधि करके। तो हम जोड़ने के लिए पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण लेते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण निकालने के लिए हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। पुस्तक जमा अ से हो गया वर्ण विच्छेद, यहाँ लिया आलय। अब संधि की परिभाषा थी पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात जो सबसे समीप के वर्ण हैं उनको जोड़ना। तो समीप के वर्ण है यहाँ पे अ और आ, इनको हमने जोड़ा तो जोड़ के बनाया आ। अब यहाँ पे ऊपर से पुस्तक उतारा जिसमें हलंत लगा हुआ है क में, क्योंकि यहाँ कोई स्वर नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने अ जोड़ दिया इसमें, तो ये बन गया पुस्तक आलय। अब इन सब को जोड़ के हमने बना दिया पुस्तकालय। कहने का अर्थ यह है कि दीर्घ संधि होती है दो समान स्वरों का। समान स्वर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अ है, यहाँ पे आ है। इनकी समानता हम इसके उच्चारण स्थान से भी लगा सकते हैं कि दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे दीर्घ संधि दो वर्णों को परस्पर वर्णों को जोड़कर जो उसका दीर्घ रूप बनता है वह दीर्घ संधि कहलाता है। इसके आगे इसकी परिभाषा है यहाँ पे संस्कृत में है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः का मतलब है कि अक अर्थात अ ई उ री री ये वर्ण सवर्णे, सवर्णे का अर्थ यह है कि इसी के समान, ये जो अक है अक के ही समान यहाँ स्वर हों तो वो कैसी संधि बनती है? दीर्घ संधि। इन सभी का मिलाकर दीर्घ रूप हो जाना दीर्घ संधि बनती है। ये अ और आ को मिलाकर दीर्घ रूप हुआ है आ। यहाँ पर ई और ई को मिलाकर हुआ है दीर्घ रूप ई। यहाँ पे उ और उ को मिलाकर दीर्घ रूप हुआ है, यहाँ पे री और री को मिलाकर। इसके बाद इसको एक नियम से और देखते हैं कि दीर्घ संधि कैसे बनती है। तो इसका पहला पद अर्थात पहला शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण में अ या आ हो, और उत्तर पद माने कि उसके बाद वाला शब्द, उत्तर पद में पहला वर्ण अ या आ हो। इन चारों में से कोई भी हो, इसमें इन दोनों में से कोई हो, यहाँ इन दोनों में से कोई एक हो, तो इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर इसका दीर्घ रूप हो जाना है, आ बन जाना है। जैसे आपने इस उदाहरण में देखा, यहाँ पे पहले अ है और यहाँ पे आ है। नियम के अनुसार दोनों आ में से कोई एक है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को जोड़कर हमने दीर्घ रूप बनाया तो ये बन गई दीर्घ संधि। इसी के आगे है यहाँ पे ई और ई और ई का दीर्घ रूप होना। कोई भी ई हो, सामने उत्तर पद में कोई भी दीर्घ हो, ई हो, यहाँ पे दीर्घ ई ही बनता है। उसके पश्चात है उ और उ, ह्रस्व हो या दीर्घ उ हो। उत्तर पद में भी ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, उत्तर हमारा मिलता है दीर्घ उ। हमेशा दीर्घ संधि में दीर्घ उ ही बनता है। उसके बाद है री या री, ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, उत्तर हमेशा दीर्घ री में ही आएगा हमारा। इसको एक उदाहरण से और समझे। अ और आ वाला आप समझ चुके हैं। अब देखिए ई और ई वाला उदाहरण, देवी जमा इच्छा यहाँ मैंने लिखा है, तो संधि करनी है, वर्ण विच्छेद करें। देव में से बड़ी ई, दीर्घ ई हमने निकाल लिया और यहाँ पर है ई। नियम के अनुसार आप देख सकते हैं पहले पद में दीर्घ ई है, उत्तर पद में ह्रस्व ई है, और दोनों को मिलाकर बनती है दीर्घ ई। तो यहाँ पर हमने किया दीर्घ ई और ह्रस्व ई, सबसे पास में यही दोनों वर्ण हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सबसे पास के वर्णों को जोड़कर हमने बनाया यहाँ पे दीर्घ ई। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर ये बना है ई, तो ऊपर से देव उतार लिया और यहाँ से छा उतार लिया, सबको मिलाकर बन गया देवी छा। यहाँ पे हो गया व में बड़ी ई जुड़ गई, क्योंकि यहाँ व आधा था तो ये स्वर यहाँ पे जोड़ दिया, ये बन गया देवी छा।
एक और उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे भानुदय लिखा है, भानु जमा उदय। भानु का अर्थ होता है सूर्य, उदय माने उगना। तो भानु में हमें संधि करनी है, तो भान जमा उ। हमने यहाँ पे स्वर संधि में स्वर निकाल लिया, यहाँ पे लिख दिया दया, उदय। तो आप देखेंगे कि नियम में उ हो या उ हो, दोनों उ में से कोई सा भी हो। हमारे पास यहाँ पे ह्रस्व उ है और यहाँ भी ह्रस्व उ है। दोनों को मिलाकर, ह्रस्व उ और ह्रस्व उ को मिलाकर हमेशा दीर्घ उ बनता है। तो इन दोनों को मिलाया हमने, यहाँ पे बन गया दीर्घ उ। ऊपर से उतारा भान और यहाँ ऊपर से उतार लिया दय, क्योंकि इन दोनों को हमने मिलाकर एक बड़ा उ बना दिया। अब इन सबको जोड़ेंगे, न में बड़ा उ जोड़ेंगे तो ये बनेगा भानुदय। ये जो दीर्घ उ है इसको हमने उ की मात्रा में लगा दिया, तो यहाँ पे ये मात्रा न में चली गई तो ये बन गया भानुदय। ये होती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि करने का एक और, री और री में कैसे संधि करते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। री और री में संधि करने का तरीका है, जैसे हमने देखिए, यहाँ देखिए मातृ ऋणम, तो यहाँ पे हम दीर्घ संधि कर रहे हैं री और री में। मातृ में से हमने त्र निकाल दिया, त में से री निकाल दिया, वर्ण विच्छेद किया, मात जमा री, त्री निकाल दिया। तो यहाँ पर है हमने री को ऐसे ही लिखा ऋणम। अब इन दोनों को जब मिलाया तो इसका ये री और री का बन गया दीर्घ रूप री। इन दोनों का दीर्घ रूप बना री और ऊपर से हमने उतारा मात और यहाँ पे लिखा ण, तो सबको मिलाया तो ये बन गया मातृ ऋणम। दीर्घ री को लिखने का तरीका ये है कि पहले हम री बनाते हैं, फिर उसके नीचे एक और इस तरह कर देते हैं, ये होता है दीर्घ री। ठीक है, ये हो गई आपकी दीर्घ संधि, यहीं पर समाप्त। समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और उसके बाद आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।